अमेजिंग स्पाइडर बना है। ठीक है, तो देखने जा रहे हैं हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 2 है। 9 सितंबर पुराना डेट दिख रहा है, आज का डेट क्या है? अब माई मिस्टेक यार, वो जो हो जाता है ना यार, तबीयत खराब में बनाया हूँ तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के ना और भी कई नाम हैं। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। एक तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU हो गया, इसके अलावा हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं, इंडेक्स। ठीक है, या इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आने वाले दिनों में आप ऑर्गेनिक में कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे, वो आने वाले 3-4 मतलब वो जो है वो ये 3-4 क्लासेस जो मैं कंटिन्यू पढ़ाने वाला हूँ उस पर डिसाइड होने वाला। तो ये 3-4 क्लास आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, छोड़ना नहीं। ठीक, फिलहाल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की डेफिनेशन होती है DU ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट मस्ट बी सप्लाइड टू कन्वर्ट इट इनटू एन ओपन चेन स्ट्रक्चर कंपाउंड। यानी अगर कोई हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या कंपाउंड है, अनसैचुरेटेशन उसमें क्यों आ सकता है? पाई बॉन्ड की वजह से भी आ सकता है और रिंग की वजह से भी आ सकता है। अनसैचुरेशन के 2 रीज़न होते हैं, एक तो क्या हो सकता है पाई बॉन्ड, दूसरा क्या हो सकता है रिंग। अगर किसी स्पीशीज में पाई बॉन्ड और रिंग प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? पाई बॉन्ड और रिंग, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए जितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस सप्लाई किए जाएंगे वही होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वही क्या होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, C2H2, क्या देखने जा रहे हैं बेटा? C2H6। क्या है? C2H6। और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर C2H6 का अगर मैं बनाता हूं तो ये होता है CH3CH3। बोलो क्लियर है? ये जो हाइड्रोकार्बन है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सैचुरेटेड। अब मैं इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सपोज 1 मोल हाइड्रोजन गैस निकाल लूं। मैंने डेफिनेशन उल्टी बताई, मैंने बोला कि DU ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट मस्ट बी सप्लाइड टू कन्वर्ट इट इनटू एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। अभी मैं इस पे आऊँगा। इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूँ तो मेरे पास बनेगा C2H4। C2H4 का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड CHHH। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेशन दोनों तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, कितने मोल हाइड्रोजन गैस रिमूव करूं, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितने मोल हाइड्रोजन गैस सप्लाई करूं कि वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाए। बात समझ में आ रही? डेफिनेशन क्या हुआ कि कितने मोल हाइड्रोजन गैस किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सप्लाई किया जाए जिस वजह से क्या हो जाए बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए। यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज द डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की कमी से होने वाली बीमारी है। बोलो बात क्लियर है? जो मॉलिक्यूल में होती है ना? हाँ, समझ में आया? अनसैचुरेशन इज डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। और अनसैचुरेशन आता 2 वजह से, या तो पाई बॉन्ड या तो रिंग। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। इसमें मैंने 1 मोल H2 गैस सप्लाई किया, जिस वजह से ये किस में बदल गया? ये बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। हाइड्रोजन को जोड़ना क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। ये सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन में बदल गया। तो वही बात है, कितने मोल हाइड्रोजन गैस सप्लाई किया गया? 1 मोल। तो इस मॉलिक्यूल के लिए डी कितना हो गया? 1। खेल समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? डी समझ में आया सभी को? क्या होता है डी होता है अनसैचुरेशन। क्या होता है? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन हाइड्रोजन की कमी है। क्या है? हाइड्रोजन की कमी। और ये 2 तरीके से दिखाई देता है, एक तो पाई बॉन्ड, दूसरा रिंग बनेगा। ठीक है? हाँ, जो रिंग होता है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, रिंग जो होता है डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट होता है। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये तीनों नाम से डी जाना जाता है। अभी और एग्जांपल आपको बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। आएगा ना, 2 मिनट आगे बताऊंगा। बोला कि नहीं बोला? हाँ, अरे ये तो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए डी की बात करना तो गलत ही है, एक तो पाप है। वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, दिख रहा है, उसमें अनसैचुरेशन आ ही नहीं सकता। अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 0। नहीं समझे? अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है कि किसी कंपाउंड में कितने मोल हाइड्रोजन गैस सप्लाई किया जाए कि वो अनसैचुरेटेड से किस में बदल जाए? सैचुरेटेड में बदल जाए। देखो, अगर मैंने यहां एक कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8। क्या है? C3H8। इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं? बताओ। CH3 CH2 CH3। मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिमूव कर रहा हूं, तो ये बदल जाएगा C3H6 में। C3H6 क्या होता है? अनसैचुरेटेड। अब क्योंकि हाइड्रोजन निकाल दिया हो ना, हाइड्रोजन की कमी ही क्या है? अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कितने मोल हाइड्रोकार्बन निकालो? कितने मोल हाइड्रोजन निकालो? 1 मोल। तो इस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑलवेज कितनी आएगी? 1। अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है? देखो 1 2 3, देखो देखो बन गया। C3 3 4 5 6। इस केस में भी DU क्या है? 1 है। DU कितना है? 1 है। यहाँ DU किस वजह से जनरेट हुआ है? पाई बॉन्ड के बनने। हाइड्रोजन तो निकल ही गया, लेकिन DU विजिबल हो रहा है पाई बॉन्ड बनने की वजह से। दूसरा CH2 CH2 CH2। गौर से देखना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C3H6 है। बोलो है? तो रिंग भी इक्विवेलेंट है किसके? पाई बॉन्ड के, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का भी DU क्या है? 1। DU की डेफिनेशन ये नहीं होती तुम्हारे लिए। DU की डेफिनेशन जो बच्चे यहाँ क्लास में बैठे होंगे, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़े, कितने पढ़े? हाथ उठाओ। जितने, एक तो बहुत कम लोग पढ़े, और जितने भी थोड़ा बहुत, अरे तुम दोनों को मैं पढ़ा, हाथ नीचे रखो। बाकी जो 2-4 लोग पढ़े भी हैं, तो उनके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कि पाई बॉन्ड। सीधी बात, क्या? पाई बॉन्ड। जितने डबल बॉन्ड रहेंगे, जितने ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, गिनो और लिख दो। पाई बॉन्ड इज इक्वल टू DU। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू DU नहीं है। पाई बॉन्ड प्लस रिंग इज इक्वल टू DU। और एक्चुअली में DU की डेफिनेशन वो होती है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने मोल्स हाइड्रोजन गैस सप्लाई किए जाए कि वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में बदल जाए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की DU वही होती है जितने मोल हाइड्रोजन गैस हमने सप्लाई किए। क्या ये बात समझ में आया सभी? तो रिंग इज द इक्विवेलेंट ऑफ डबल बॉन्ड। ये बात क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अगर किसी स्पीशीज में एक ही कार्बन है तो बताओ उसमें DU हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन है तो बताओ DU हो सकता है, ड्यू टू पाई बॉन्ड और रिंग? ओनली पाई बॉन्ड। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन है तो DU पॉसिबल ड्यू टू पाई बॉन्ड एंड रिंग। समझ में आई बात? छापो ये वाला। इसीलिए ना बहुत सारे रिएक्शन आप पाएंगे बेटा, जो एल्कीन की रिएक्शन होती है, सिमिलर मैकेनिज्म साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी दिखाता है, छोटे रिंग वाले। बोलो बात क्लियर है? हाँ,
मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ना, आगे आपको HBr की रिएक्शन बताऊंगा मार्कोनिकॉफ रूल में, ठीक है। हाँ बोल। जो मेरे को कंप्लीट कर लेने दो बेटा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप देखेंगे कि इनकी रिएक्शन सिमिलर है। इनकी रिएक्शन क्या है? सिमिलर। तबीयत बिगड़ गया, देखे थोड़ा सा क्या भीगे। C3 हाइड्रोजन कितने बेटा? 3 4 5 6। C3H6 है। C3H6 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है ये अनसैचुरेटेड होगा। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे रिंग बना के भी लिख सकता हूँ, C3 2 2 4 2 6 H6। हाँ, मतलब वही मॉलिक्यूलर फार्मूला को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अनसैचुरेशन आता दो की वजह से, या तो पाई बॉन्ड मिल जाए कंपाउंड में, या तो क्या मिल जाए? रिंग मिल जाए, ठीक है। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में काम की चीज देख लो, स्पीशीज हैविंग 1 कार्बन देन नो DU, कोई DU नहीं होगा। स्पीशीज हैविंग ओनली 2 कार्बन देन DU इज इक्वल टू 1 मे बी पॉसिबल cause of only pi bond। अगर स्पीशीज हैविंग 3 और मोर देन 3 कार्बन, DU पॉसिबल ड्यू टू पाई बॉन्ड और रिंग। क्लियर है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ DU इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन देन DU इज इक्वल टू देखो DU, अरे कौन सा देख रहा है रे? गंजी चुड़ैल वाला है क्या? हेल्प मी वाला है क्या? ठीक है, देखो DU की बात करने जा रहे हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकाला जाता है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम में आता है। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, इनडायरेक्ट तो इसी से ही बनता है कि आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस गिवन DU इज इक्वल टू दिस, तो उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। पूरी आइसोमेरिज्म की कहानी इस पे टिकी हुई है बॉस, पहले बता, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक। मेरी नई दोस्त उधर बैठी है, समझी? हाँ, तो DU का फॉर्मूला होगा कार्बन प्लस 1, जितने कार्बन होंगे उनको लिखो प्लस 1 कर दो, माइनस जितने हाइड्रोजन है वो जोड़ो, जितने हेलोजन है वो जोड़ो, जितने नाइट्रोजन वाले हैं वो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ये फॉर्मूला होता है। तो DU का फॉर्मूला क्या हो गया, मेरे साथ साथ बोलो, DU इक्वल्स टू C+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। H क्या है? नंबर ऑफ ठीक है। X क्या है? मोनोवेलेंट एटम्स, यूजुअली ये हेलोजन होता है, पैर बांध के रखो उसका। N क्या है? ट्राईवेलेंट एटम्स, जिनकी वैलेंसी क्या होती है? सॉरी 3 होती है। नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। और बाईवेलेंट जो होता है, उनको O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इनको इग्नोर करेंगे। इनको क्या करेंगे बेटा? इग्नोर, इनको कंसिडर नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। क्लियर है? ठीक, लिख लो फटाफट। एक रिजिड सरफेस से वहाँ से थ्रेड में एक कुछ ऐसा हम लोग क्या लगाए बेटा, एक ब्लेड रखें, ब्लेड में धार है, ब्लेड का W इज इक्वल टू 10 kg, तो वेट फोर्स लग रहा है किधर? नीचे। कितना लगेगा? W इक्वल्स टू mg, ये मास है इसका, m इंटू जी, लगभग 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे। तो बता टेंशन फोर्स कितना होगा धागे में? धागे में टेंशन फोर्स कितना होगा? एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो टेंशन फोर्स
ऊपर लगेगा। दो बैल सांड लड़ रहे होते हैं वैसे रहता है टेंशन फोर्स, ऊपर से भी नीचे आ रहा होगा, होता है नहीं होता है। अब अचानक से तू गर्दन ऐसे लेके लेटी हुई, मैं टेंशन फ्री कर दूँ, धागे को सडन काट दूँ, तो बता ये कहाँ जाएगा? ये जो ब्लेड है किधर जाएगा बता, बोल। जी की वैल्यू 9.8 लेना है, कैलकुलेशन के लिए 10 ले सकती है। हाँ कुछ नहीं है, कुछ अरे कुछ लिखा ही नहीं है ही नहीं। ये देख हाइड्रोजन है, ये हेलोजन है, ये नाइट्रोजन है, खत्म बात। ये कुछ लिखा ही नहीं हो, मैं मत टेंशन ले। हो गया नहीं हो गया? चलो अगला देखो, नंबर 6। कितना डी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। अरे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? यहां डी गिनो कितना है? 1 2 3 4 5। अब रिंग गिनते 6 7 8 9 10। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? yes, sir। इसमें बताओ, देखो इनको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। एक कंपाउंड में 2 होते हैं, ठीक है। और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इनको बोलते हैं ब्रिज कार्बन। और कमाल की बात तो ये है, इनकी स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है। डी कितना है? 2। यहाँ कितना डी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक से गिन। ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे कंपाउंड 2 साइक्लिक रिंग जिनमें कॉमन कार्बन हो, ठीक है। कॉमन कार्बन, कॉमन कार्बन इनके बीच में 2 रिंग को जोड़ रहा है, ऐसे कंपाउंड को स्पायरो कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पायरो। बताओ डी कितना होगा? 1 2 3 4। आसान है, भयंकर आसान है। ठीक है, लिख लो, आराम से लिखना। एक कंपाउंड है जिसका नाम है क्यूबेन, क्यूब जैसा रहता है। इस पे डी बताओ। कितने होंगे? 6। एक्चुअली डी का मतलब क्या होता है जरा समझो। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, बोलो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है। मैं कितने मोल हाइड्रोजन सप्लाई करूं, या इसको ऐसे सोचो कितने बॉन्ड को काटूं जिससे ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। एक बॉन्ड काटते ही ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी डी कितनी हो गई? 1। समझ में आया? समझ में आया ना? अब क्यूबेन में, ये क्यूबेन है, क्यूबेन में ऐसे कितने बॉन्ड काटूं जिससे ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। गौर से देखना, एक बॉन्ड तोड़ रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि 1 2 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 फेज 5 और 6 तो डी 6 होगा। ऐसा नहीं, कितने बॉन्ड काटूं, मतलब 6 रिंग है, 1 2 3 4 5 6 रिंग है, तो सोचते हैं डी 6 होगा। ऐसा नहीं, कितने बॉन्ड काटूं जिससे ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। पहला बॉन्ड तोड़ा, रखते जाना। दूसरा बॉन्ड तोड़ा, क्लियर है? ये ले। तीसरा बॉन्ड तोड़ा, ये ले। चौथा बॉन्ड तोड़ा, ये ले, ठीक है। 5वां बॉन्ड तोड़ा, ये ले। बताओ हो गया ओपन चेन? हो गया ना ओपन चेन स्ट्रक्चर? अरे हुआ नहीं हुआ? तो डी = क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्यूबेन में डी कितना हो जाता है? रखे रहे, इसको पकड़ के रख, उसको वापस से इस क्यूब बना के दे मेरे को। तो डी कितना होता है क्यूबेन के लिए? 5। अरे इसको ऐसे समझो, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C8H8। तो डी =
8 + 1 माइनस 8 प्लस हेलोजन कितने 0, नाइट्रोजन कितने 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 + 1 कितने हो गए 9 -4 इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो क्यूबेन का DU 5 होता है। इतना लफड़ा पालो ही मत, सीधा याद रखो, ठीक है। हाँ क्यूब बना के अगला देख रहे हैं हम लोग प्रिज्मेन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H6 D इज इक्वल टू 6 + 1 माइनस 6 + 0 - 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा। तो प्रिज्मेन का DU कितना होता है 4। ऐसे मत कर देना। नंबर ऑफ रिंग कितने हैं इसमें 5 है, लेकिन DU कितना है 4। वैसे क्यूबेन में नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं ऐसा मत कर देना, अपनी केमिस्ट्री मत बनाओ, बट DU कितना होगा 5। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इतना सही ध्यान रखना है, क्यूबेन का 6, प्रिज्मेन का 5। ये करके दिखाओ। बड़ी मम्मी DU यहाँ कितना है यहाँ, अच्छा क्यूबेन का DU 22 है, यहाँ DU, यहाँ प्रिज्मेन में, और तो कहीं कुछ नहीं है ना, गिनो 2 और 1 3, 3 और 5 8 10 4 14। कहाँ 5 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब तो वहाँ कार्बन जुड़ गया ना। हाँ दिमाग अपना लगा ही रहे हो ना जब से तुम लोग, मैं इसलिए पहले बोला था। इसलिए क्वेश्चन बचा के रखा था। चील की नज़र, बाजीराव के तलवार, मोदी जी की इरादे और मंडल सर के नोट्स पे संदेह नहीं करना। मैं जब क्यूबेन प्रिज्मेन पढ़ा रहा था, अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही निकल जाता तो मैं वो स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड काटता ही क्यों। समझ में आ रही बात, मैं बॉन्ड काटता ही क्यों। मैं बॉन्ड काट करके आपको बता रहा था कि कितने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने बॉन्ड तोड़ना पड़े, वो DU है 3D स्ट्रक्चर में। अब तू 1 2 3 4 हाइड्रोजन निकाल दिया, ये मॉलिक्यूल थोड़ी है, मॉलिक्यूल ये पूरा है, पूरा को गिन, आ जाएगा DU इज इक्वल टू 14। नहीं समझा बात, पूरा स्ट्रक्चर लेना, फिर देख DU कैसे नहीं आता। बोलो क्लियर है। तो DU की डेफिनेशन क्या है, पहला तो क्या है कि कितने मोल हाइड्रोजन किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सप्लाई किया जाए जिससे वो ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाए, वो DU है। दूसरा, अगर कोई 3D रिंग स्ट्रक्चर है तो कितने बॉन्ड एक्चुअली काटे जाए। हाइड्रोजन सप्लाई करना मतलब बॉन्ड काटना ही तो हुआ यार, हाइड्रोजन गैस सप्लाई करना मतलब बॉन्ड काटना हुआ। कितने बॉन्ड काटे जाए जिससे वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल जाए, वो DU है। नहीं आया समझ में। तो DU की घुमा फिरा के डेफिनेशन और निकालने का तरीका मैंने आज आपकी क्लास में सिखाया। तो DU कितना आ जाएगा 40। ये अगर 4 हाइड्रोजन हटा दिए, इनको नहीं गिन रहा तो फ्री रेडिकल हो गया, मॉलिक्यूल थोड़ी हुआ। समझ में आ रही बात। इनको भी जोड़ना पड़ेगा फिर, समझे। चलो लिखो, फॉर्मूला से आ जाएगा पूरा एकदम करने से, लेकिन उतना दिमाग मत लगा, उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है एकदम। हाँ सर ने बोल दिया ना यहाँ पर DU स्ट्रक्चर दिया तो फॉर्मूला लगाना ही नहीं, बस क्यूबेन और प्रिज्मेन का ध्यान रखना है। क्यूबेन का होता है 5 और प्रिज्मेन का होता है 4। तो ये क्यूबेन कहीं दिख जाए तो DU 5, प्रिज्मेन कहीं दिख जाए तो 4। ठीक, धमाके से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें। डिम्पल रोना नहीं, बम बनाना सिखाने जा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। बनाओगे क्या, फिर उड़ाने के लिए किधर हैं, मेरे को उड़ाओगे। हाँ सबसे पहली बात तो जितने एक्सप्लोजिव कंपाउंड होते हैं
ज़्यादातर क्या होते हैं? नाइट्रो कंपाउंड। जितने पेस्टिसाइड होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं? क्लोरो कंपाउंड। पेस्टिसाइड समझती है? क्या पता, कीड़े वगैरह मारने के लिए ना, बच के बेटा, ठीक है। तो पेस्टिसाइड कौन होते हैं? क्लोरो कंपाउंड। और जितने नाइट्रो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? सॉरी। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं क्यूबेन। यही होता है क्यूबेन का स्ट्रक्चर। सब जगह क्या लगे होते हैं? हाइड्रोजन। मैंने क्या किया, 6 हाइड्रोजन रिमूव किया और 6 NO2 जोड़ दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रीफाइंग मिक्सचर काम में लेते हैं। कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 या हॉट फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड काम में लिया जाता है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। सारे हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे सर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? नाइट्रोक्यूबेन। NO2 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 क्या बन जाएगा? नाइट्रोक्यूबेन। कितने नाइट्रो है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन। खतरनाक एक्सप्लोजिव होता है। खतरनाक क्या होता है बेटा? एक्सप्लोजिव होता है। अरे यार, एक छोटी छोटी गलतियां पकड़ने लग गया आजकल तू, है? ठीक है, इधर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन। समझा बात? अब देखो ग्लिसरॉल की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बताओ। ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन। हाँ, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मेथ एथ प्रोप और हाइड्रोक्सी। रुको ना, पहले हड़बड़ी बहुत रहता है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया बेटा? 3 हाइड्रोजन रिमूव किया, 6 NO2 जोड़ दिया। बोलो जोड़ा? नहीं, 6 नहीं, 3 NO2 जोड़ दिया, जानबूझ के किया था, ध्यान दो। तो ये हो जाएगा CH2O NO2, यही होगा CHO NO2 CH2O NO2। इसका नाम क्या है? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल। इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? डायनामाइट। क्या बोलते हैं? डायनामाइट। आजकल तो सब गोबर कार्टून आते हैं, छोटा भीम, मोटू पतलू, निंजा हथौड़ी, शिनचैन वगैरह सड़े कार्टून आते हैं, जिससे बच्चे बिगड़ ही रहे हैं देख करके, कुछ सीखते नहीं है। ठीक है कि नहीं? चीटिंग कैसे करते हैं शिनचैन सिखा रहा है, ठीक है, बदमाशी चीज़ें सिखाता है, वो बच्चों का दिमाग खराब करना। हमारे ज़माने में आते थे क्रिएटिव कार्टून्स। अब तुम बोल रहे हो कि ये बात क्यों कर रहे हो? डायनामाइट को मैं क्लास 2nd 3rd में जाना था कि डायनामाइट क्या है। कोयोटी द रोड रनर शो, डायनामाइट लिखा रहता था, ठीक है, और वायर निकला रहता था लाल कलर का, और ऐसे जला के फेंकते थे, माइनिंग में ब्लास्ट होता था। रोड रनर शो, कोयोटी पकड़ने के लिए। कार्टून में हमने जाना था कि TNT लिखा रहता है। TNT मतलब ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ऐसे दबाते हैं तो ब्लास्ट होता है। उधर से सी आजकल वाला थोड़ी जनरेशन, क्यों? हाँ, खैर, ग्लिसरॉल और ये जो डायनामाइट है हाईली क्या है बेटा? एक्सप्लोजिव, खतरनाक एक्सप्लोजिव है। इसलिए इसको क्या करते हैं बेटा? इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं माइनिंग वगैरह में। किसमें बेटा? माइनिंग वगैरह में। किसको इस्तेमाल करते हैं? डायनामाइट। ठीक है। तीसरा ये है टोलुइन। क्या है बेटा?
सर्दी लग रहा है ना? CH3 इसको बोलता है टोलुइन। अब अगर इसका नाइट्रेशन कराऊं मैं, क्या कराऊं बेटा? नाइट्रेशन। तो ये सब इन फ्यूचर में पढ़ाऊंगा और मैं जानबूझ के अपने पुराने बच्चों से पूछना चाहता हूं, इस CH3 का इफेक्ट इस बेंजीन रिंग के लिए क्या होगा? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा और कोई नहीं बताएगा, और मैं जानता हूं कि कोई नहीं बताएगा, किशोर बताएगा। प्लस आई इफेक्ट। शाबाश, तू बता बेटा। हाँ, और कोई? प्लस एच इफेक्ट। क्या होगा बेटा यहाँ पर? प्लस एच इफेक्ट। CH3 का इफेक्ट क्या होगा? प्लस एच इफेक्ट। इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा। सबसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है क्या? रेजोनेंस। हाँ, बोलो, बात समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा एकदम इफेक्ट का बाप कौन है? रेजोनेंस। उसके बाद कौन है? हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद क्या दिखते हैं? आई इफेक्ट। ठीक है, क्या होगा? प्लस एच। अब दूसरा मौका दे रहा हूं तेरे को, ठीक है? प्लस एच इफेक्ट इस बेंजीन रिंग के लिए कैसा है? डीएक्टिवेटिंग है। कैसा है? डीएक्टिवेटिंग। शरीर के किस अंग में मुक्का खाना चाहता है तू? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है? एक्टिवेटिंग। प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? बेंजीन रिंग पे किधर पे एक्टिवेट करते हैं? बताओ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेंसिटी बढ़ाते हैं, लेकिन कहाँ? मेटा, ऑर्थो और पैरा ना? ऑर्थो और पैरा पे, यानी प्लस, अरे ऑर्थो मेटा पैरा सब बोल दो। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? ऑर्थो पैरा। बच्ची, तेरे को भयंकर मजा आने वाला है मेरे से ऑर्गेनिक पढ़ के, मैं सच बोल रहा हूँ, गारंटी। अगर नहीं आया तो पैसा लौटा दूंगा तेरे को, ठीक है? तू ये शाबाश, गुड। क्या नाम है तेरा? वेरी गुड। चेष्टा के लिए जोरदार तालियां, ठीक है? अब वो तो मेरे को मालूम था तेरा नाम चेष्टा है, दिमाग खराब हो रहा है तबीयत खराब में। चेष्टा को ये सारी चीज़ें अगर हल्की फुल्की आ रही है ना, एक ओवरव्यू इसके पास है। अब जब मैं पढ़ाऊंगा इसका दिमाग खराब हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा इसको, ठीक है? तो ऑर्गेनिक में ऐसे ही दिमाग के ढक्कन खोल के क्लास में बैठोगे, ये कोशिश होनी चाहिए। क्लास में आ गए तो क्लास की चीज़ें पूरी क्लास में याद हो जानी चाहिए। मेरी आवाज़ से ही, मेरी बातें सुन के ही एग्जाम में मेरी आवाज़ ऐसी आएगी। प्लस एच इफेक्ट, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ये सब सुनोगे, ठीक है? स्नेहा सा इधर ध्यान दे, ठीक है? तो नाइट्रेशन कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये सब पढ़ाऊंगा। मैकेनिज्म कोई बता सकता है इसका क्या होगा? सर वहाँ पे जो डबल बॉन्ड चलेगा उसको। हाँ, मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? हाँ, न्यूक्लियोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा वहाँ पे। NO2 इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक क्या? एडिशन। साहब पास, चरस फूक के क्लास में बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक। घबराए नहीं, सब पढ़ाऊंगा, बेहतरीन पढ़ाऊंगा। सिर्फ अभी थोड़ा ऐसी मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बोल रहा था। ऐसे पढ़ना है हमें, हर रिएक्शन को ना तो रटते रह जाओगे, ठीक है? अभी आपको रिएक्शन रटने के लिए एक तो रिएक्टेंट याद होना चाहिए, दूसरा रिएजेंट याद होना चाहिए, फिर जाके आप इसमें क्या सर पढ़ाए थे वो याद करेंगे और डब्बा बना के चीज़ निकालेंगे और फिर यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे। इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं तुमको सिखाऊंगा जनरल मैकेनिज्म। जनरल मैकेनिज्म ध्यान रहेगा, सब अपने आप बनेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लस एच इफेक्ट, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा NO2, यहाँ होगा NO2, यहाँ होगा NO2। IUPAC नेमिंग इस कंपाउंड का क्या होगा? ठीक है, ये देखो, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। इसी को बोला जाता है TNT। हाईली एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है? ठीक है, अब जरा समझना आप लोग बात को। ये जो ग्लिसरॉल का नाइट्रेशन किए और हम लोग
ग्लिसरॉल का नाइट्रोशन करके जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल बना यानी डायनामाइट, इनकी डिस्कवरी किसने की थी? बोलो। सर एल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ठीक है, वही जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। इन्होंने क्या किया बेटा, डायनामाइट बना बना के खूब पैसा कमाया, इफरात पैसा कमाया। इन्होंने डायनामाइट बनाया था माइनिंग के लिए। किसके लिए? माइनिंग के लिए। माइनिंग कर करके ओर्स जो आएंगे, मिनरल्स जो आएंगे, वो ह्यूमन वेलफेयर में काम आएंगे। लोग इसका इस्तेमाल करने लग गए। किस में? धमाके में, टेररिज्म में, विस्फोट में, मारने के लिए इधर उधर लोगों को किसका इस्तेमाल करने लग गए? डायनामाइट। और डायनामाइट और टीएनटी मिला करके, डायनामाइट और टीएनटी मिला करके अलग अलग रेशियो में और खतरनाक खतरनाक एक्सप्लोजिव बनाए गए। अब एल्फ्रेड नोबेल ना जब तक पैसा कमा रहे थे, जहाँ तक मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, जो मेरी जानकारी में, जब तक पैसा कमा रहे थे, खूब पैसा कमा, खूब पैसे कमाओ, राजा बनो, खूब एकदम भयंकर पैसा कमाएंगे। और फिर सडनली इनके ब्रदर की डेथ हुई। अब ब्रदर की डेथ हुई तो किस रीज़न से रहा, हो सकता है डायनामाइट एक्सप्लोजिव से हो या किसी बीमारी से हो, ये रिकॉर्ड में नहीं है। जैसे ही उनकी डेथ हुई तो इनका हृदय एकदम से परिवर्तित हो गया। समझ में आ रही बात? जैसे अशोक था, एक बार अचानक से, जहाँ एक युद्ध में कलिंगा था ना, हाँ, तो वहाँ जाकर के उनका हृदय जैसे परिवर्तित हुआ, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ वो चले गए। तो एल्फ्रेड नोबेल ने बोला, यार मैं ये साला कर क्या रहा हूँ, पैसा तो खूब कमा लिया, पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन ये मैं इसलिए थोड़ी डायनामाइट बनाया था, मैं बनाया था ताकि लोगों का भला हो सके, माइनिंग हो सके, चीज़ें निकल सके। लेकिन हो क्या रहा है, मैं बच्चों को डॉक्टर बना रहा हूँ एक मिशन के लिए। आने वाले दिनों में ज़रूरतमंद बच्चों को हम लोग उनके लिए काम करेंगे, लोगों की भलाई के लिए। और डॉक्टर बन के क्या कर रहा है, सरकारी डॉक्टर बन गया, पोस्टमार्टम है, मर्डर है, मैं पोस्टमार्टम में सुसाइड लिख दूंगा, ले भ्रष्टाचार कर रहा है। पेशेंट के लिए 200 रुपये का जो काम हो जाता है दवाई में, वो लिख रहा है 2000 रुपये का, क्योंकि मेडिकल से कमीशन आएगा, बैंकॉक का ट्रिप वहाँ से टिकट आने वाला है, तो वो कोटा पूरा करना है, ये कर रहे। तो बताओ, वैसे ही, अरे नहीं करना रे तुम, ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं तुमको डॉक्टर बना रहा हूँ, उसके पीछे मेरा एक सोच है, थॉट प्रोसेस, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अरे बताया हूँ ना, उसके लिए जुड़े रहना है मेरे साथ, मिशन है हमारा, क्लियर है, पीछे नहीं हटना है किसी को भी। ठीक वैसे ही एल्फ्रेड नोबेल का दिमाग खराब हो गया, इन्होंने बोला मैं कर क्या रहा हूँ। तो उन्होंने फिर क्या किया बेटा, अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। भाई के डेथ के बाद उन्होंने वो साइक्लिक रिंग, ऐसा है वो, ऐसा नहीं है, ठीक है, उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया अपना, और जो लोग भी वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम करते हैं या साइंस की दिशा में अच्छा काम करते हैं, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है। ध्यान रहे, मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिलता है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए मिलता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए मिलता है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिलता है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिलता है, बायोलॉजी में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। समझे बात को? हाँ, क्लियर है? ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज़ से एल्फ्रेड नोबेल से रिलेटेड बातें थी जो मैंने जानकारी आपको दी। खैर, यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है बेटा, टोलुइन, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, खतरनाक एक्सप्लोजिव मटेरियल। क्या यहाँ तक बातें सबको समझ में? समझ में आया? छापो जल्दी। मम्मी, आए, तबीयत खराब होती सबसे पहले कौन आ जाती है? ऐसे टाइम तो सब्जी बनाने नहीं आता तुमको, हर दिन करेला ही बनता है घर में, यही करते रहते हो तुम लोग। हाँ, ये लिखना है। अरे जो रह गया उसका जगह छोड़ो, बाकी लिखते जाओ। देखो, कैलकुलेट DU इन फॉलोइंग एलिमेंट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ DU निकाला जा सकता है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, फॉर्मूले से निकलेगा। तो DU इक्वल्स टू क्या होगा, 6 + 1, डायरेक्ट करो, 6 + 1 कितना हुआ, 7, माइनस हाइड्रोजन कितना, 6, हेलोजन कितना, 0, नाइट्रोजन कितना, 0, डिवाइडेड बाई 2, कितना हुआ, 6/2 कितना हुआ, 3, 7 में से 3 गया तो DU कितना होगा, 4। अरे बेंजीन है ये, ठीक है, नहीं आया समझ में? ठीक है,
C6H6Cl6, इसको 666 भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं, या गैमेक्सिन भी बोलते हैं, या इसको BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पेस्टिसाइड है ये। क्या है बेटा? पेस्टिसाइड। जितने क्लोरो कंपाउंड होते हैं सब बहुत अच्छे क्या होते हैं? पेस्टिसाइड होते हैं। DU निकालो तो DU इक्वल्स टू 6 + 1 7 -6 प्लस क्लोरीन कितने? 6, नाइट्रोजन कितने? 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? हाँ, तो DU हो जाएगा 1। निकाल सकते हो ना? क्लियर है? इसका DU निकालो 6 और 1 7 माइनस हाइड्रोजन कितने? 4, हेलोजन कितने? 1, नाइट्रोजन कितने? ऑक्सीजन को तो इग्नोर मारते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5। कितना होगा? 5। यहाँ DU बताओ, बोलो। 7 माइनस हाइड्रोजन कितने? हेलोजन कितने? बनाओ मम्मी। 5। यहाँ कितना? हेलोजन कितने? 0, नाइट्रोजन 1। कितना हो जाएगा? DU कितना होगा? अरे 4 और 2 2, 7 में से 2 गया 5। बाकी निकाल लोगे? चलो निकाल ही लो। DU कितना होगा? 7 माइनस हाइड्रोजन 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। समझ में आ रहा है? अब देखो ये सॉल्ट है, ठीक है। एक काम की चीज लिख लो, DU फॉर सॉल्ट्स। ये फ्रैक्शनल वैल्यू ऑल्सो पॉसिबल है। ऑल्सो पॉसिबल, सॉल्ट्स के लिए DU की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी। तो हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस आता है, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सॉल्ट है कि नहीं है। अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या देखूंगा? DU फ्रैक्शनल आ गया, मतलब वो क्या है? निकालो। 2 और 1 माइनस हाइड्रोजन, हेलोजन मम्मी कितना हो जाएगा? 2.5 यानी अरे 3 में से 2.5 जाएगा 1.5, क्या आएगा? 0.5। तो सॉल्ट का DU क्या होता है? फ्रैक्शनल होता है। और इसी के साथ ही ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर, जो भी चाहिए ले लेना।